नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के होपफुली थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं केतु महादशा। और केतु महादशा में यदि कोई व्यक्ति, कोई जातक जिसकी महादशा भी चल रही हो केतु की, और उसमें उसने यदि शादी जैसा एक गंभीर, जिसे फैसला बोला जाता है, वो ले लिया, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शादी करना क्या इस महादशा में सही है या नहीं है, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि क्या आपकी सहनशीलता की सीमा है, और उस सीमा के अनुसार आपका लिया हुआ ये फैसला क्या सही है। कौन से ऐसे परिणाम हैं जिनको भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए यदि आप शादी जैसे गंभीर विषय पर अपनी सहमति इस पीरियड में देते हैं। विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ये एक निजी विषय है जिस पर जो भी फैसला कोई व्यक्ति करता है वो उसका स्वयं का ही निर्णय होता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कैसी स्थितियों का सामना यदि आप केतु की महादशा में शादी करते हैं तो देखने को मिल सकती हैं, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। तो इन्हीं सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आपको संभवतः कुछ एक मदद मिल सकेगी, कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और यदि आपके साथ कोई जैसे सिचुएशन मैच करती हैं तो आपको ये नॉलेज मिलेगी इस हिसाब से कि किस प्रकार की आपको लाइफ में इन स्थितियों से बाहर निकलना चाहिए या उनसे निपटना चाहिए फ़िलहाल के समय में, जब तक आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु, देखिए, सबसे पहले जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि ग्रह की महादशा के बारे में हम बात करें, उससे पहले ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि केतु है क्या। देखिए, जब भी किसी जातक के जीवन में केतु महादशा या मंगल महादशा या किसी भी प्लैनेट की यदि कोई महादशा आती है, तो वो निश्चित तौर पर अपने हिसाब से वो ग्रह आप पर रूल करता है। जो भी उस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं वो वैसी ही चीज़ें आपको प्रदान भी करता है। और यदि आप उससे कहीं ना कहीं जो भी आपके कर्म होते हैं, वो चाहे मानसिक कर्म हो, आपके शारीरिक कर्म हो, तो आपके यदि विपरीत कर्मों को आप अंजाम देते हैं तो आप फिर फल भी वैसे ही भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि कोई भी ग्रह जो है पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, आपके कर्मों के अनुरूप ही वो आपको फल प्रदान करता है। पॉजिटिव चीज़ों को वो दे भी सकता है यदि आप उसी की स्थिति के अनुसार चलते हैं, या फिर नेगेटिव परिणामों के रूप में किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, कोई वस्तु को, या वैसी स्थितियों को, सिचुएशंस को आज आप इंजॉय कर रहे हैं, कल को बुरे परिणाम भी वो दिखा सकता है, बुरे दिन भी दिखा सकता है। और यदि आप बुरे परिणाम भुगत रहे हैं लेकिन आपके कर्म जो हैं वो साकार हैं, अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो आपको अच्छे दिन भी देखने को मिल सकते हैं। तो केतु की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, केतु ग्रह है किसका कारक। केतु के अगर इक्वल टू करें तो केतु जो है वो विरक्ति का कारक है। आपको विरक्त करता है। भौतिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, अलगाव पैदा होता है जिस भी चीज़ के साथ, चाहे वो जीव हो, इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आप खूब इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय बोलिए, प्यार बोलिए, प्रेम बोलिए या लगाव बोलिए, तो वहाँ से उसने आपको अलगाव की स्थिति की ओर ले जाना है। हो सकता है आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई किसी बहुत अच्छे विषय में उसका इंटरेस्ट है तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं कि आपको उस विषय से ही दूर कर दिया, आपका स्ट्रीम ही चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा द्वेष पैदा होता है। द्वेष खाली दो लोगों के झगड़े तक ही सीमित आप ना रखें। द्वेष अंतर्मन से बहुत ज़्यादा होता है। मेरा क्या कसूर था, मैंने मेरे साथ ये जो चीज़ें भुगती हैं मैंने इस लाइफ पीरियड में, ये जो 7 साल का जो पीरियड होता है, बोलने के लिए तो ये 7 साल का होता है, लेकिन ये वही समझ सकता है या तो जो व्यक्ति केतु की महादशा से निकल के आया हो या उस महादशा से गुजर रहा हो। और अंतर्मन से बहुत ज़्यादा लड़ाई जिसे बोल सकते हैं कि अपनी जो एक इमोशनल, देखिए हर इंसान है तो हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, और इमोशनल फीलिंग्स के साथ जो एक द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, वही केतु है। एकाकीवन, अच्छा लगता है कि अकेले बैठे कमरे में रोते रहे, या आपसी जो खुद से बात करना, अपने आप को अगर पॉजिटिव वे में बोले, सकारात्मकता की बात करें तो आप खुद से बात करना बहुत आवश्यक होता है। आपने बहुत से ऐसे कोट्स पढ़े होंगे या ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, अनमोल वचन होते हैं कि कम से कम व्यक्ति को एक बार खुद से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद से बात करते हैं तो बहुत सी बातों का जवाब आपको स्वतः ही मिल जाता है। यही सोचता रहता है इस पीरियड में व्यक्ति की जो भी मेरे साथ इस पीरियड में हुआ है वो क्यों हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर ना होने पर भी लोगों के लिए, लोगों को स्पष्टवादिता, एक तरह से आप जैसे क्लैरिफिकेशन देते हैं वो देते फिरना,
अवसाद बोलिए या मोक्ष की बात करें, मोक्ष का कारक भी जैसे केतु है, तो मोक्ष, अवसाद, चिंता, परेशानी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ें इस पीरियड के दौरान। इसीलिए कहा जाता है कि इंडल्ज होकर भी इंडल्ज ना होने का कारक भी केतु ही है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का विषय, जो है कि इस पीरियड के दौरान क्या व्यक्ति को विवाह करना चाहिए अथवा नहीं। देखिए, केतु महादशा के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति विवाह करता है, अब विवाह की बात करेंगे, विवाह, मैरिज, शादी, कुछ भी बोलिए आप, तो वो तो एक बंधन है। और हमारे धर्म में बोलिए और हमारी संस्कृति में तो यहाँ भी यहाँ तक लेके जाता है कि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। और यहाँ तो कुछ समय जो आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है कि 7 साल के पीरियड को आप अवॉइड करिए शादी के लिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, अदरवाइज़ जो विश्वास ही नहीं रखते हैं तो फिर वो इस चीज़ को शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे। हाँ, जब ठोकर लगती है जीवन में तब शायद हो सकता है कि वो इन स्थितियों को समझ पाएँ। ये डिपेंड करता है कि इस पीरियड में आप शादी जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर डिसीजन लेते हैं या नहीं। अदरवाइज़ एवरीवन इज़ फ्री ऑफ हिज विल, तो वो खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, निजी विषय है। बाकी जैसे अब मैंने पहले बताया कि केतु ग्रह जो है वो अलगाव, एकाकीपन, मोक्ष, समाज से दूरी और अध्यात्म, इन चीज़ों का कारक है। भौतिक वस्तुओं से दूरी, चाहे वो कुछ भी हों, चाहे वो आपकी घर परिवार की बात करें तो उनसे कहीं ना कहीं आपको दूर ले जाने की बात करता है। चाहे वो कंफर्ट्स की चीज़ें हों या घर परिवार, जैसे शादी की बात है, बसाने की बात हो, तो उससे दूर ले जाने की बात करता है। तो यहाँ तो उस परिस्थिति में आप साथ निभाने बोलिए या 7 जन्मों की बात करेंगे या जॉब में ग्रोथ की बात भी करेंगे या कंफर्ट्स की बात करेंगे, तो ये सारी बातें जो हैं निराधार लगती हैं। आगे विनस की महादशा आएगी, आप उसमें विवाह कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। जो मन में एक भय रहता है, अज्ञात भय का सामना भी इस दशा में करना पड़ता है, तो आप भय की स्थितियों को दूर करके इस पीरियड में विवाह कर सकते हैं। इससे पहले बुध की महादशा गई होती है, आप उसमें भी शादी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप बुध की महादशा में शादी करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि जो भी आपका पार्टनर हैं उनके साथ आप इतना टाइम ज़रूर बिता दें केतु की महादशा शुरू होने से पहले। बल्कि इनफैक्ट केतु की जो दशा संधि काल होता है, बुध और केतु का दशा संधि काल, उससे पहले आपकी पार्टनर के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए कि चाहे लड़ाई झगड़े, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े होना, अलगाव होना, द्वेष होना, द्वंद्व होना या परेशानी आना इस पीरियड में स्वाभाविक ही है, ये आप लेके चलिए। साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए पार्टनर के साथ कि आपकी चाहे जितनी मर्जी उनके साथ झगड़ा हो जाए, लेकिन बात जो है वो डाइवोर्स तक ना पहुँचे, कोर्ट तक ना पहुँचे। यदि समय की शुरुआत ही कोई व्यक्ति गलत पीरियड में करता है तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जो अंत है वो कभी भी सुखद नहीं हो सकता। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सबसे दुखद बात तो उनके लिए है जिनके लिए विवाह की एज या 30 साल के करीब है, जिनकी एज या उसके पश्चात इनको ये महादशा आती है। तो ऐसा व्यक्ति बोलिए या ऐसी महिला जो हैं वो ना तो ऐसा जातक जो है आगे के लिए रह जाता है, ना पीछे के लिए रह जाता है। क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप जो भी उसकी एज है 31-32, आप 7 साल प्लस करके चलें। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये बोल देते हैं कि आप इस पीरियड में बहुत अच्छे से शादी कर सकते हैं। इनिशियल बेसिस पे वो सही भी रहता है उनका, लेकिन बाद में यदि कुछ 19-21 होता है तो उसके लिए ना तो वो एस्ट्रोलॉजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कहीं ना कहीं उनके जो भी जातक होता है उसका जीवन प्रभावित होता है। और यदि आप ऐसा करते हैं कि इस पीरियड में कहीं ना कहीं शादी जैसे इम्पॉर्टेंट विषय को, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में, कि उससे संबंधित निर्णय आप लेते हैं, तो अलगाव, तलाक, जीवन साथी का साथ छूट जाना, मतलब समझ सकते हैं आपकी मृत्यु तक भी हो जाना, चाहे कोई भी बहाना बने, ये सहने के लिए तैयार रहें। यदि तो आप ये सब कुछ सहने के लायक ना हो तो एटलीस्ट इस पीरियड में नए संबंधों से दूर रहें। अदरवाइज़ यदि आप सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार हों तो फिर आप इससे संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, भ्रम का कारक केतु और राहु जब भी किसी व्यक्ति के जीवन काल में आते हैं तो एक चीज़ तो आप मानेंगे कि दोनों ही ये पाप ग्रह होने के साथ साथ
भ्रम के भी कारक हैं, इल्यूज़न जिसे बोला जाता है। तो जब भी शादी का प्रस्ताव आपको इस पीरियड में आएगा तो इनिशियल जो फेज़ होता है उसमें बहुत ही भ्रम की स्थिति रहती है। और जैसे मैंने अभी बताया कि राहु और केतु की मूल प्रकृति जो है वो भ्रम की ही है, इल्यूज़न ही है। आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स बोलिए या फिर आपने बुक्स का अगर अध्ययन किया होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं जब भी देवताओं के साथ उनका द्वंद्व होता था तो सबसे पहले वो भ्रम की स्थिति ही उत्पन्न करते थे, इल्यूज़न ही पैदा करते थे कि समझ ना आए कि रास्ता यहाँ से है या वहाँ से है। तो वो तो देवताओं को भ्रमित कर देते थे, तो हम तो एक जिसे बोलते हैं कि तुच्छ प्राणी मात्र हैं, तो हम पर तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो इस पीरियड में आपको रिश्ते आते हैं वो एक्चुअल में वैसे होते नहीं हैं। और बोलने का मतलब है, इन शॉर्ट बोला जाए, जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो सोचने लगते हैं वो विचार बुनने लगते हैं, एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं कि भ्रमित होने लगते हैं। अब जब भ्रमित होते हैं तो उस भ्रम के कारण देखिए, अब जो भी डिसीज़न लेते हैं वो मन से, दिल से लेते हैं, दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी महादशा, क्योंकि केतु के पास स्वयं का ही दिमाग नहीं, हेडलेस है। तो उसी तरह की स्थितियों का आपका जो सामना है वैसी स्थितियों से ही करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपको एक जिसे बोलते हैं कि फैसिलिटी लगती है, कंफर्टेबल महसूस करते हैं आपकी उस भ्रम से बाहर नहीं आना चाहते, यानी कि उसे आप एक्सपेक्टेशन बोलो या भ्रम बोलो या लगाव बोलो, लेकिन उसमें ही रहना चाहते हैं कि आज मेरा पार्टनर जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो कल से ही हो जाएगा या परसों से ही हो जाएगा। लेकिन वैसी परिस्थितियां हो नहीं पाती। संभवतः वो परिस्थितियां आपके सामने या आपका दिमाग तब चलना शुरू होता है जब केतु में बुध का अंतर आता है, यानी कि आपकी केतु की महादशा का पीरियड, टेन्योर जो है वो एक तरह से समाप्त होने को आ गया होता है। आप खुद सोचिए कि केतु ग्रह को पसंद नहीं है कि आप लगाव रखें, और एक ऐसा प्लेनेट, एक ऐसा ग्रह जो अलगाव का द्योतक हो, जो आपको किसी चीज़ से जुड़ने ना दे, पार्टनर, व्यक्ति, चीज़ें, इनसे तो बहुत दूर की बात है। यदि आप किसी भी चीज़ से इस पीरियड में लगाव रखते हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा उस चीज़ के इसके साथ आपका लगाव हो जाता है, तो आपको जाते जाते बोलिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में जैसे आपको बताता हूँ कि 3 फेसेस होते हैं हर महादशा के, तो आपको चाहे मिडल में, वैसे मोस्टली जो है इनिशियल फेज या जाते हुए केतु ग्रह जो है ऐसा झटका देके जाता है व्यक्ति को कि लाइफ लॉन्ग वो याद रखेगा कि मेरी महादशा, यानी कि केतु की महादशा में मेरे साथ क्या हुआ था। और ऐसा ग्रह जो अलगाव का द्योतक हो, आप खुद सोचिए, क्या वो लगाव को, प्रेम को सपोर्ट करेगा? क्यों करेगा? जो ग्रह ऑलरेडी मोक्ष की बात करता हो या स्पिरिचुअलिटी की, धार्मिक रहने की, भौतिक चीज़ें, चाहे वो घर परिवार बसाने की बात बोलिए या कोई भौतिक चीज़ों को संग्रह करने की, धन को इकट्ठा करने की बात हो, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं विरक्त करेगा, दूर करेगा। केतु जो है वो प्रेम संबंधों बोलिए, रिश्तों बोलिए, यानी कि व्यक्ति जो जातक जो नित्य के दैनिक कर्म करता है उन उन तक की अलगाव की बात करता है। वो तो यहाँ तक भी कहता है कि यदि आप कर्म करते हुए भी उसमें संलग्न ना हो। कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी शुभ कार्य, नेचुरल है कि इस पीरियड में जो है आपको शुभ कार्य करने के लिए ही केतु ग्रह द्वारा अग्रसर किया जाता है कि मंदिर जाइए, डॉग्स को फीड कीजिए, जीवों की सेवा कीजिए, और अध्यात्म में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, और सामाजिक जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनसे विरक्त हो जाइए। तो जो ऐसा आचरण करने के लिए आपको कह रहा हो कि आप कर्म करते हुए भी उसमें संलग्न ना रहिए, यानी कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो एक हाथ से यदि आप वो कार्य करते हैं तो 4 लोगों को तो बहुत दूर की बात है, दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या कार्य किया है। यानी कि कर्मों में संलग्न रहते हुए भी उनमें आसक्त आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी रिश्ते बनते हैं, देखिए हमारे साथ जितने भी रिश्ते होते हैं जीवन काल में, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के साथ हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार जो हमारे रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, मित्र हों, या कोई भी हमारे यहाँ तक कि जो भी हमारे कर्म क्षेत्र के हमारे कोलीग्स होते हैं, हमारे बॉसेस होते हैं, उनके साथ हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, उतना ही संबंध होता है। जितना ज़्यादा आप इस पीरियड में शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए।
आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें। यदि आप ऐसे किसी रिश्ते से गुजर रहे हैं जो अवसाद, टेंशन का कारण बन रहा है, तो शांत रहें। स्पेशली इस पीरियड के लिए जो 7 साल में 7 साल का जो पीरियड है महादशा का, इसमें तो एटलीस्ट आपको, यदि आप चाहते हैं कि आगे चल के सब सही हो, तो शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, कंपल्सरी, ज़रूरी है। शांत मतलब किस तरह से? शांत मतलब इस तरह से, यदि कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बोलिए, या उसके प्रति कोई भी चीज़ ऐसी होती है, आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ नेचुरली इस पीरियड में गलत चीज़ें सामती हैं, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देना है जो चल रहा है। स्पेशली यदि आप रिएक्शन नहीं भी देंगे तो संभवतः मैं समझ सकता हूँ कि मानसिक द्वंद जो अंदर ही अंदर दिमाग में बातें खाई जाती हैं, दिल में, दिल को मतलब कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा उत्पन्न करती हैं, मानसिक द्वंद चलता रहता है, द्वेष चलता रहता है। लेकिन एक बात है कि ये पीरियड स्पेशली आपके मानसिक रूप से आपको मजबूत भी बनाता है, और आपको कहीं ना कहीं असली बोलिए, नकली बोलिए, असली नकली जो भी जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं कि खरे सोने और खोटे सोने की पहचान करना आपको रिश्तों के रूप में, आपको व्यक्ति के रूप में, आपको अपने कार्यों के रूप में, और आपकी आंतरिक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको रूबरू यानी कि पहचान कराने में भी आपकी मदद करता ही है। और इसके अलावा देखिए, जब ये पीरियड समाप्त होता है तो भाषा के रूप में, ज्ञान के रूप में, किसी स्पेसिफिक विषय के रूप में भी आप इतने ज़्यादा पारंगत हो चुके होते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो देखिए, सिंपल और साधारण इंसान तो यही चाहता है ना कि लाइफ में 9 to 5 की जॉब हो या बिजनेस करे, एक अपना जो भी है मतलब सुखद परिवार के साथ अपना जीवन यापन करे। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनिशियल फेज में ही ऐसा, बहुत रेयर होते हैं लोग वैसे, या ऐसा कौन सा भौतिक प्राणी है जो समाज में रहते हुए भौतिक वस्तुओं के त्याग की बात करे, उन कंसर्न्स को छोड़ के अलगाव, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और पहाड़ों पे जाने की, या साधु जैसा जीवन व्यतीत करने की बात करे, या इसको ही अपना जीवन का परम लक्ष्य बना ले। इसके अलावा देखिए, जब भी जैसे शादी होती है या और तलाक की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसमें स्थितियों का कारण क्या रहता है, मैं 5 आपको ऐसे पॉइंट्स, 5 बिंदुओं पर ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले जो इस महादशा में यदि हम बात करें तो भ्रम की स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। भ्रम इस तरह से बनता है कि जो, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जो होता है, जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो सोचा नहीं होता, और फिर भी उस रिश्ते से अलग होने का एक जो मन में थॉट होती है, एक भ्रम की स्थिति में केतु जी आपको रखते हैं कि आज नहीं तो कल स्थितियां जो हैं वो मेरी फेवर में होंगी या स्थितियां सुधरेंगी। तो एट लास्ट जब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर आ जाता है। नंबर 2, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रामकता। भ्रम, क्योंकि भ्रम की स्थिति का मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके पार्टनर को सही ना लगा, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बोला जो आपको सही नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो आपके बोलने का वो मतलब था, ना उनके बोलने का वो मतलब था। बोलने का मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, भ्रामकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, लेकिन भ्रम को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है आपके लिए। तीसरी जो चीज़ होती है, इसी भ्रम के कारण ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब भी किसी रिश्ते में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है तो आगे जाके वो रिश्ता टूटना निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये भी भ्रम ही तो है कि ईगो के आगे लेके चलना, ईगो को रिश्ते से आगे लेके चलना कि चाहे कुछ भी हो मैं सही हूँ, फलां गलत है, या पार्टनर के बीच में द्वेष या भ्रम। वाणी में बहुत ज़्यादा कठोरता आ जाती है इस पीरियड में, क्योंकि देखिए, जब तक आपकी जो लैंग्वेज है, जो जुबान है, जो वाणी है, भाषा है, उसमें मधुरता रहेगी, तो फिर जो रिलेशन है उसमें, रिश्ते में कैसे द्वेष पैदा होगा, कैसे अलगाव की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो इसीलिए वाणी में बहुत ज़्यादा कर्कशपन आ जाता है, चाहे वो पार्टनर के माध्यम से आए या खुद के माध्यम से आए, और आगे चल के रिश्ते के टूटने का कारण बनता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना। और इमोशनली ब्रेक डाउन होने के साथ साथ इस तरह से कि बात बात पे रो देना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट करती हैं
सामने वाले को। कि देखिए इस पीरियड में ना तो कहते बनता है ना सहते बनता है, आप समझ सकते हैं। और उस दौरान यदि कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा आप इमोशनली टूट चुके होते हैं, आपको सहारे की ज़रूरत होती है उस पीरियड में। लेकिन सबसे पहली बात है कि बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं, मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि या तो आपके जो केतु हैं वो बृहस्पति की छाया में हो, या स्थिति बृहस्पति की कैसी है आपकी कुंडली में वो देख के ही, या कोई स्पेशल प्लैनेट की आप पर कृपा हो इस दौरान, तो आप इस पीरियड में अच्छे से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपका इस पीरियड में इमोशनली ब्रेकडाउन एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से हो जाता है। और ये बहुत ही दुख पीड़ा का समय होता है। कोई भी व्यक्ति का दुख जो बाहरी पीड़ा हो, किसी को टांग में लग गई या सर में लग गई, तो सामने वाला व्यक्ति उसे देख सकता है। क्या उस दुख को वो महसूस कर सकता है, फील कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो इस महादशा में दुख मिलते हैं वो अधिकतर मानसिक, या आपका जैसे दिल दुखी होना, तो क्या उसको आपके चाहे माता पिता हों या सगे संबंधी हों, क्या वो समझ सकते हैं? वो नहीं समझ सकते। उनकी परख, एक एक व्यक्ति की खरी पहचान इस पीरियड में होती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कैंसर से जूझ रहा हो, या ट्यूमर से जूझ रहा हो, या किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फ्रैक्चर हुआ हो या डिसलोकेशन हुई हो, कोई बड़ी बीमारी तो छोड़ो, कोई छोटा सा भी रोग हो, चाहे कितना भी आपका हितैषी हो, कितना भी आपका स्वजन हो, क्या वो उसको फील कर सकता है? तो कहने का मतलब है कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो जो खुद इस पीरियड से ना गुजरा हो वो इस पीरियड में गुजरने वालों के साथ सहानुभूति तो रख सकता है, लेकिन सहानुभूति भी कौन सी वाली? फेक वाली। यानी कि पूरे दर्द को वो समझ नहीं सकता, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि जो सहानुभूति सामने वाले ने दर्शाई है, कब वो उसके द्वारा दी हुई सहानुभूति के लिए भी वो आपके ऊपर एक एहसान रूप में दर्शा दे। लेकिन दर्द बाहरी हो या अंतर्मन का, वो कोई भी समझ नहीं सकता। जब ये महादशा का काल समाप्त होता है, तो वही बात है कि भाषा के रूप में आप इतने पारंगत हो चुके होते हैं, कि स्पेसिफिक विषय के रूप में इतने पारंगत हो चुके हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक सिंपल साधारण व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि अपना इजी लाइफ चाहता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें स्पेशली यदि शादी करते हैं तो उसको अवॉइड किया जाना बहुत अच्छा डिसीज़न होता है, स्पेशली इस पीरियड में। और जो लोग ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुख का जो एक पीड़ा का जो एक पीरियड होता है, उसको सहन करने वाला ही महसूस कर सकता है कि क्या वो उस पीरियड में कैसी उसकी मनोस्थिति है। और दुख को सहन करने वाला ही, ये भी बोलता हूँ लास्ट में, क्योंकि आगे शुक्र की महादशा आती है, निश्चित तौर पर वो स्थितियों को देखकर ही पता चलता है कि शुक्र आपकी कुंडली में कैसे हैं। लेकिन दुख को सहन करने वाला ही सुख का पूर्ण आनंद ले सकता है। इसलिए इस पीरियड में अपनी मनोस्थिति को और अपनी जो स्थितियां हैं उनसे घबराएं नहीं, और ये सोचें कि ये दुख जो हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले सुख के लिए सज्ज कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए आशावान रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने जो भी नियर एंड डियर हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।